हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। सो इस वीडियो में विल डिस्कस प्रीलिम 2022 का पेपर, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 17 से लेके 21 तक के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन ऑन द चैनल। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पूरी प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं वहाँ जाके। सो इस वीडियो में विल डिस्कस प्रीलिम्स 2022। So let's take first question. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. Second statement is the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. Third statement is the Constitution of India defines contempt, civil contempt and criminal contempt. And in India, the Parliament is vested with the power to make laws on contempt of the court. तो अब देखिए, बहुत सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और बड़ी ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। बट मैं आपको सिंपली बताऊं किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन होगा। तो पहली चीज़ तो क्लैरिफाई मैं आपको ये कर देता हूँ कि अगर 1971 का एक्ट बना है या 1970, आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट जो है वो इट इज़ इन फोर्स। और अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। सो लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है एज पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971। अब अगर इसको देखेंगे, इसका मतलब पार्लियामेंट के पास पावर तो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए लॉ बनाने की। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपके ऑलरेडी 1A और D स्टेटमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचते हैं ये दो। अब बात आती है थर्ड स्टेटमेंट की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कंटेम्प्ट को डिफाइन कहीं पे भी नहीं किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत। तो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. Second is bar council has the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि बार काउंसिल्स के पास ये पावर होती है। पहली स्टेटमेंट गलत है, तो द राइट आंसर इज 2 ओनली। नेक्स्ट, A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. नहीं, मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं चाहिए होती। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, ए भी गया, सी भी गया, डी भी गया। तो राइट आंसर ही सेकंड एंड थर्ड ओनली। हम फिर भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। When a constitutional amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president टू गिव हिज एसेंट। यस, ये ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट विदहोल्ड नहीं कर सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता और ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया classifies the ministers into 4 ranks, with cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. The total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total membership. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। इसमें they have a cap of 10%, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। जो सिर्फ लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास नहीं है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना दोनों हाउसेज के पास पावर है, इसलिए थर्ड तो एलिमिनेट हो जाता, तो ये दोनों ऑप्शंस गए। सेकंड सही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट सिर्फ लोकसभा में आ सकता। और टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये दोनों हाउस का काम है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। जब इमरजेंसी लगेगी तो दैट शुड बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेज। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत था, इसलिए द ऑप्शन इज बी। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली आपका है 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाई दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस।
गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस, ये सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, वो जब चाहेगा तब डिसाइड करेगा कि डिफेक्शन के केस में किसी को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं करना, तो द राइट आंसर इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India। बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि CAG के पास भी ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है तो फर्स्ट तो गलत हो गया। देन according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कि जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करेगी तो अटॉर्नी जनरल को भी रिज़ाइन करना, क्योंकि वो सरकार का वकील होता है इसलिए नॉर्मली वो खुद रिज़ाइन कर देता है। बट क्वेश्चन पीछे क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, तो द राइट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2, सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, with reference to the writs issued by courts in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। बिल्कुल सही है। Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के लिए मैंडेमस रिट इशू की जाती है। Any public minded people can be petitioner to move to court to obtain the writ of quo warranto। बिल्कुल सही है, तो the right answer is 1 and 3 only। रिट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, with reference to deputy speaker of लोक सभा consider the following statement। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें से हमें बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। सो करेक्ट की बात करेंगे। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, the election of deputy speaker shall be held on date as the speaker may fix। There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be either from principal opposition party or the ruling party। So ये स्टेटमेंट गलत है, कोई प्रोविजन मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि डिप्यूटी स्पीकर या तो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए या रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट पे सारा डिपेंड करता है। द डिप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। बिल्कुल, जब वो एज स्पीकर एक्ट कर रहा है, एज प्रिजाइड कर रहा है हाउस को, तब उसके पास सारी पावर्स हैं स्पीकर की। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker duly seconded by the prime minister। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि जो अपॉइंटमेंट है वो डिप्यूटी स्पीकर जो है वो जो स्पीकर है वो मोशन मूव करता है और प्राइम मिनिस्टर उसको बेसिकली सेकंड करता है। सो एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है फोर्थ वाली ये गलत है। द राइट स्टेटमेंट इज दिस, ये मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं। सो एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, जो डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन है उसकी डेट को फिक्स करता है स्पीकर। तो द राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेसिकली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है कि डिप्यूटी स्पीकर का नाम जो है जो उसका मोशन है वो स्पीकर मूव करेगा और प्राइम मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है वो नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। Next question, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which of the following statement best reflect the consequence। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5th schedule जो है वो डील किसके साथ करता है। सो शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज उसके साथ डील करता है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो आप देख लें वहाँ पे दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे लैंड ट्राइबल से नॉन ट्राइबल की तरफ। सो ये थे हमारे 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। और नेक्स्ट सीरीज़ में अब हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2017 से लेके 2000
22 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन, क्योंकि यू ऑल नो 2023 का प्रीलिम्स इज़ इन दी ऑफिंग। सो वो आपका मई 28 को है 2023 का प्रीलिम्स। तो उसकी प्रिपरेशन आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नेचर को नहीं समझ पाएंगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब क्योंकि यू आर इन दी प्रीलिम्स मोड, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ जो है वो लेके आया हूँ। सो थैंक यू सो मच।